देखिए, थाईलैंड का नाम सुनते ही दिमाग में दो तस्वीरें आती है। एक तरफ सुकून भरी बुद्धिस्ट टेम्पल्स, थाई फूड और समंदर, और दूसरी तरफ पटाया की वो चमकते नियॉन लाइट्स जिन्हें पूरी दुनिया आज सेक्स कैपिटल कहती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक डीपली रिलीजियस कंट्री इस रास्ते पर कैसे निकल गया? लोग कहते हैं कि ये सब पिछले 40-50 सालों का खेल है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसकी जड़ें सदियों पुरानी है। आज के इस वीडियो में हम इस पूरे सिस्टम को लेयर बाय लेयर डिकोड करेंगे, एंशिएंट चाइनीज डायनेस्टी से लेकर मॉडर्न डे ह्यूमन ट्रैफिकिंग तक। जो कुछ भी मूवीज में देखते हो वो सच है भाई, वही सब कुछ होता है थाईलैंड में। अपनी फैमिली का सपोर्ट करने के लिए प्रोस्टिट्यूशन इंडस्ट्री का हिस्सा बनना पड़ता है। कहीं भी आप जा रहे हो ना, बैंकॉक में या पटाया में कहीं भी जा रहे हो, तो थोड़ा सा ना अलर्ट रहना। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें 1800 और 1900 सेंचुरी के चाइना में जाना पड़ेगा। उस वक्त चाइना में किंग डायनेस्टी का राज था। 1644 से लेकर 1912 तक का एक वास्ट एम्पायर था। तो इस दौर में चाइना में एक बहुत बड़ा प्लेजर डिस्ट्रिक्ट कल्चरल कंसेप्ट हुआ करता था, जिसे अमीर लोग और सरकारी अफसर मिलकर चलाते थे। अब ध्यान से सुनना, यहाँ एक बहुत खास कंसेप्ट था फ्लावर बोट्स, जिसे चाइना में हुआचुआन कहा जाता था, जो कि पानी में तैरता हुआ ब्रॉदर्स यानी कोठी हुआ करती थी। अब ये बेसिकली नदियों में चलती फिरती बोट्स होती थी, जिसे खूबसूरत फ्लावर्स और रेड लैंटर्न से सजाया जाता था, और ये ज्यादातर पर्ल रिवर के आसपास यानी गुआंगजो सिटी, जो कि आज की हांगकांग सिटी में है, ये सब यहाँ हुआ करते थे। इन बोट्स पर सिर्फ शारीरिक संबंध नहीं बल्कि म्यूजिक, पोएट्री और डांस भी होते थे। तो ये एक तरह का हाई क्लास एंटरटेनमेंट था जो किंग डायनेस्टी के कल्चर का हिस्सा बन चुका था। यहाँ काम करने वाली औरतों को, जिन्हें टनका वुमेन या सुआंग कहा जाता था, उन्हें जमीन पर रहने का अधिकार भी नहीं था। वो एक अलग ही सोशल क्लास थी। ऐसे कह सकते हो कि पानी में जीती थी और पानी में ही मरती थी। अब सवाल ये है, आखिर ये चाइनीज कल्चर थाईलैंड कैसे पहुंचा? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। 1850 के आसपास चाइना में ताइपिंग रेबेलियन शुरू हुआ। ये जंग 1850 से लेकर 1864 तक चलती रही। ये इतिहास का सबसे खूनी सिविल वॉर था, जिसमें लगभग 2 से 3 करोड़ लोग मारे गए थे, और उनमें से ज्यादातर सिविलियंस थे। सदर्न चाइना, खास करके गुआंगडोंग और फुजियन प्रोविंस तबाह हो गई थी। जंग के पास सीवियर फामाइन आ गई थी इस एरिया में, और जिस वजह से लोगों ने समंदर के रास्ते भागना शुरू किया। इतिहास में इस माइग्रेशन को न्यांगयांग माइग्रेशन कहते हैं। न्यांगयांग मतलब सदर्न सीज। उनके लिए सबसे आसान और पास का ठिकाना था सियाम, जो आज आप थाईलैंड के नाम से जानते हो। और ये लोग सिर्फ अपनी मेहनत लेकर नहीं आए, अपने साथ अपना प्लेजर बोट कल्चर भी लेकर आए। बैंकॉक का फेमस सैम्पिंग इलाका, जो आज यायोलैट चाइना टाउन के नाम से जाना जाता है, शुरुआत में इन्हीं चाइनीज माइग्रेंट्स के प्लेजर क्वार्टर्स के रूप में ही इसे डेवलप किया गया था। आज भी उन पुरानी गलियों में घूमते हुए आप महसूस कर सकते हो उस इतिहास की परछाइयाँ, जो कि एक लिविंग म्यूजियम है उस डार्क पास्ट की। अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग मैप का खेल समझना होगा आपको। 1939 से पहले थाईलैंड को सियाम कहा जाता था, और उस वक्त का सियाम आज के थाईलैंड से काफी बड़ा था। आज का लाओस और कंबोडिया का एक बड़ा हिस्सा और मलेशिया के जितने नॉर्दर्न स्टेट से सब सियाम के इन्फ्लुएंस में थे। लेकिन सियाम तब तक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में था। दोनों तरफ से 2 कॉलोनियल पावर्स के बीच घिरी हुई थी। एक तरफ ब्रिटिश, जो कि बर्मा और मलेशिया में थे, और दूसरी तरफ फ्रेंच, जो वियतनाम और लाओस में थे। बीच में सियाम अकेला। अपनी आजादी बचाने के लिए सियाम ने कैलकुलेटेड बफर स्टेट स्ट्रेटेजी अपनाई। 1867 और 1907 में कंबोडिया के कुछ हिस्से फ्रांस को दे दिए, और 1893 में पूरा लाओस फ्रांस के पास चला गया था। अब 1909 में नॉर्दर्न मलय स्टेट्स ब्रिटेन के हवाले हो गया। अब यहाँ पर हिस्टोरियंस एस्टिमेट करते हैं कि सियाम ने अपनी ओरिजिनल टेरिटरी का 30 से 50% इस तरह के एग्रीमेंट्स में खो दिया। इकोनॉमी बचाने के लिए अब गवर्नमेंट को चाइनीज मर्चेंट कम्युनिटी के टैक्स पर डिपेंड करना पड़ा, और उसी ट्रेड ऑफ यानी अदला-बदली में प्लेजर डिस्ट्रिक्ट्स को एक अनऑफिशियल साइलेंट टॉलरेंस मिली। किंग रामा भी, जो सियाम के राजा थे, उनके दौर में ये कैलकुलेटेड पॉलिटिकल डिसीजन था। सोशल मोरालिटी से ज्यादा फिजिकल सर्वाइवल यानी आर्थिक रूप से बने रहने को प्रायोरिटी दिया गया था। अब तक ये धंधा सिर्फ लोकल अमीर लोग और माइग्रेंट्स तक सीमित था, लेकिन इसे ग्लोबल इंडस्ट्री बनाया वियतनाम वॉर ने।
1960s में जब अमेरिका वियतनाम में जाकर युद्ध लड़ रहा था, तब थाईलैंड उनका सबसे बड़ा मिलिट्री पार्टनर बना। अमेरिका के एयर बेसेस यहाँ थी, लॉजिस्टिक्स का सारा कुछ यहाँ से ही था। अमेरिकन सोल्जर्स को दुश्मन से लड़ने के बीच में ब्रेक चाहिए था, जिसे ऑफिशियली कहते थे R&R यानी रेस्ट एंड रिक्रिएशन, लेकिन इनफॉर्मली सोल्जर्स इसे कहते थे I&I यानी इंटॉक्सिकेशन एंड इंटरकोर्स। ये उनके खुद के वर्ड्स थे। तो 1967 में एक ऑफिशियल यूएस थाईलैंड एग्रीमेंट साइन हुआ, जिस वजह से हर साल 70,000 से ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स बैंकॉक, पटाया और सियांग में आने लगे। उनके पास अमेरिकन डॉलर्स था और उन्हें एंटरटेनमेंट चाहिए था। तो थाईलैंड के पास पहले से ही रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो कि फ्लावर बोर्ड से शुरू हुआ एक पुराना सिस्टम। पटाया, जो पहले एक छोटा सा मछुआरों का गाँव था, रातों रात बार्स और नियन लिट्स स्ट्रीट्स में बदल गया। और सिर्फ पटाया ही नहीं, बैंकॉक का पाटोंग डिस्ट्रिक्ट भी डायरेक्टली इसी दौर में डेवलप हुआ। तो CIA के लोग और मिलिट्री ऑफिसर्स के रेगुलर प्रेजेंस थी वहाँ इन जगह पर। जो पैसा महीने भर की खेती में नहीं आता था, वो एक रात बास में काम करने से आ जाता था। वियतनाम वॉर के बाद 1970 और 80 के दशक में एंट्री होता है एक नए प्लेयर का, जापानीज बिजनेसमैन। तो जापानीज कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को इंसेंटिव ट्रिप्स देती थी, जो बेसिकली थाईलैंड में ऑर्गेनाइज सेक्स स्टोर्स होते थे। इसे इंटरनेशनली काफी बैकलैश मिला। तो अब तक थाईलैंड की ये इंडस्ट्री अब सिर्फ लोकल नहीं रही थी, ये ग्लोबल प्रोडक्ट बन चुकी थी। तो क्या आपके दिमाग में सवाल नहीं आ रहे कि इतनी बड़ी सप्लाई कहाँ से आई? इसके पीछे है थाईलैंड की इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। आप समझना, थाईलैंड का नॉर्थ ईस्टर्न हिस्सा यानी ईशान रीजन हिस्टोरिकली कंबोडिया और लाओस का कल्चरल एक्सटेंशन रहा है। वहाँ की मिट्टी ज्यादातर पत्थरी यानी रॉकी सॉइल से, जो कि खेती के लिए उतने अच्छे नहीं है। तो हिस्टोरिकली ईशान थाईलैंड का सबसे गरीब रीजन रहा है। और इसके साथ एक कल्चरल फैक्टर भी है, जो इस प्रॉब्लम को और भी कॉम्प्लेक्स बनाता है। थाई बुद्धिस्ट एथिक्स में एक कंसेप्ट है कटान्यू, मतलब माता पिता के प्रति ग्रेटिट्यूड दिखाना। ये डीप मोरल ओब्लिगेशन है, खासकर बेटियों पे, कि वो अपने माँ बाप का ख्याल रखे। तो जब तक खेती में काम करके घर का कर्जा नहीं उतरा, तो ईशान की लड़कियां बैंकॉक की तरफ चली आती थी। और सच्चाई ये थी कि एक रात की कमाई बैंकॉक के रेड लाइट एरिया में उतनी थी जितनी खेती में महीने भर में नहीं होती थी। तो स्ट्रक्चरल पॉवर्टी और कल्चरल गिल्ट का ये कॉम्बिनेशन, इसी ने इंडस्ट्री को एक नेशनल सप्लाई चेन में बदल दिया। एक पैट यानी एंड चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन एंड ट्रैफिकिंग की रिसर्च कहती है कि 1990s में ईशान से आने वाली महिलाएं बैंकॉक की सेक्स इंडस्ट्री की लगभग 40% वर्कफोर्स थी। तो आज की डेट में हालत क्या है? क्या डिजिटल होने से चीजें बदली है? पहली रियलिटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। आज भी पड़ोसी देश यानी म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, यूनान प्रोविंस से लड़कियों को जॉब का लालच देकर यहाँ पर लाया जाता है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की ट्रैफिकिंग इन पर्संस रिपोर्ट में थाईलैंड एक सेंसिटिव कंट्री है। ट्रैफिकिंग आज भी एक एक्टिव क्राइसिस है यहाँ पर। और दूसरी रियलिटी ये है कि डिजिटल से ये धंधा सड़कों से हटकर टेलीग्राम ग्रुप्स, हिडन सोशल मीडिया अकाउंट्स और डार्क वेब पर शिफ्ट हो गया है। कोविड ने इन पर्सन बिजनेस को नुकसान पहुंचाया, लेकिन डिजिटल सेक्स वर्क को एक्सीलरेट करवाया। और तीसरी रियलिटी गवर्नमेंट का इमेज क्लीनअप, मतलब थाईलैंड टूरिज्म अथॉरिटी चाहती है कि लोग टेम्पल्स और फैमिली हॉलिडेज के लिए आए। इंटरनेशनल कैंपेन्स चल रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि यहाँ एक लीगल पैराडॉक्स एग्जिस्ट करता है, जिस पर बहुत कम चर्चा होती है। थाईलैंड में प्रोस्टिट्यूशन टेक्निकली इलीगल है। 1960 का प्रोस्टिट्यूशन सप्रेशन एक्ट आज भी पेपर में है, लेकिन एंटरटेनमेंट वेन्यूज, सर्विस चार्जेस और स्पेशल मसाज के नाम पर जो कुछ चलता है वो इंटेंशनली किया जाता है उस इमेज को छुपाने के लिए। ये लीगल ग्रे एरिया कई दशकों से डेलिबरेटली रखा गया है। सेक्स टूरिज्म से होने वाले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जीडीपी कंट्रीब्यूशन इतनी बड़ी है कि उसे पूरी तरह बंद करना इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज कर सकता है। कुछ रिसर्चर्स इसका अनुमान सालाना 6 से 7 बिलियन डॉलर लगाते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ऑफिशियली फिगर्स एक्नॉलेज नहीं करता है। तो अंत में सवाल वही है, क्या थाईलैंड कभी इसे बाहर निकल पाएगा? देखिए, ये सिर्फ एक मोरालिटी का सवाल नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक गेम है, जिसमें इतिहास, कॉलोनियल वॉर्स, माइग्रेशन, पॉवर्टी और ग्लोबल डिमांड सब एक साथ काम करते हैं। जब तक दुनिया में डिमांड रहेगी और जब तक ईशान जैसे इलाकों में स्ट्रक्चरल पॉवर्टी रहेगी, ये साइकिल चलती रहेगी। थाईलैंड की ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे इतिहास, युद्ध, माइग्रेशन
एग्रेशन और पैसों की भूख किसी देश की पूरी पहचान बदल सकती है। एक ऐसे देश की जहां दुनिया के कई सारे खूबसूरत टेम्पल से वही दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल टूरिज्म सर्किट्स का भी सेंटर है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ थाईलैंड की प्रॉब्लम है, तो याद रखिए इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े डिमांड आते हैं कुछ डेवलप्ड नेशन से। तो इस डिमांड साइड की स्टोरी एक अलग वीडियो में देखेंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे अमेजिंग कंटेंट मिस ना हो जाए।